जय भीम, नमो साथियों। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। कुछ लोगों ने आरक्षण में आरक्षण यानी कि जो सब क्लासिफिकेशन की जो बात आई थी, जो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था अभी कुछ दिन पहले 1 अगस्त को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया था, उस निर्णय का एकाएक बहुजन समाज ने विरोध किया, तुरंत प्रतिक्रिया दी। और मैं लगातार कहता हूं कि तुरंत प्रतिक्रिया आपको कभी भी नहीं देनी चाहिए, और तुरंत प्रतिक्रिया देने का जो नुकसान होता है वो काफी गंभीर होता है। बहुत से लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए तुरंत ही आंदोलन करना शुरू कर दिए, धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिए और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर कर दी। लेकिन मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको यह बताने का प्रयास किया था कि बहुजन समाज के लिए ये जो आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था या क्रीमी लेयर की जो व्यवस्था है, ये बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। मुझे अभी तक किसी भी बहुजन समाज के विद्वान जन ने, किसी भी प्रोफेसर ने, या जिनको भी आप जो है अपना बहुजन नेता मानते हैं, उनके माध्यम से मुझे यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि आरक्षण में आरक्षण का जो निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को दिया था, उसमें आखिर बुराई क्या है। लेकिन जो बुराई आपको मैंने बताई थी, वो शायद ये जो बहुजन नेता हैं, जिनका काम केवल राजनीतिक लाभ प्राप्त करना है, या फिर जो बौद्ध विद्वान हैं, उनका काम केवल जो है आपके किए गए आंदोलनों के माध्यम से अपने बच्चों के लिए नौकरियों को सुनिश्चित करना है, अपने लिए संपत्ति अर्जित करना है, उन लोगों को मेरी बात जो है शायद ही समझ में आए। लेकिन आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का बहुजन समाज पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके निर्णय में क्या सही है और क्या गलत है। तो जो सही है उसको हमें जो है उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन जो गलत है उसका हमें विरोध करना पड़ेगा। जब आपकी बात तार्किक होगी तब उस बात को जरूर सुना जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के माध्यम से भाजपा की सरकार ने और आरएसएस ने यह निश्चित करने का प्रयास किया है, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो ये प्रयास कर रहे थे कि जो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान में एससी, एसटी, ओबीसी का प्रावधान करके इन तीनों वर्गों को इकट्ठा होकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे थे। फिर उसके बाद मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने जमीनी स्तर पर राजनीतिक आंदोलन के तहत जो है इन तीनों वर्गों को इकट्ठा करने का काम किया, और ये तीनों वर्ग जो है इतिहास की जानकारी को लेते हुए इकट्ठा होने का काम कर रहे थे, इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे थे। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था, सबसे बड़ी जो चुनौती थी आरएसएस के सामने, बीजेपी के सामने, इन मनुवादी ताकतों के सामने, वो ये थी कि ये जो संगठित हो रहा समाज है, इसको कैसे बखेरा जाए। तो इसको बखेरने का इनके पास एक ये योजना थी। बहुत लंबे समय से वाल्मीकि समाज को हम देखते हैं कि वो आरएसएस अपनी गिरफ्त में लिए हुए है, और नाना प्रकार के प्रलोभन देकर वे जो है वाल्मीकि समाज को गुमराह करते हैं, बहकाते हैं। ये हम लगातार देख रहे थे, और लगातार मैं ये भी ऑब्जर्व कर रहा था कि जो हमारे बहुजन नेता हैं, उनका ध्यान इस तरफ बिल्कुल भी नहीं है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक परिवर्तन के माध्यम से, सांस्कृतिक संघर्ष के माध्यम से, सांस्कृतिक आंदोलन के माध्यम से इन तीनों समाजों को इकट्ठा करना चाहते थे। वे एक विस्तृत योजना इस बारे में बताते हैं, लेकिन हमारे बहुजन नेता, बहुजन बुद्धिजीवी वर्ग, बहुजन मीडिया, इसको इस बात की कोई जानकारी नहीं है। और इस जानकारी के अभाव में लगातार जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं हो रहा था, और जो काम नहीं करना चाहिए था वो काम लगातार हो रहा था। बाबा साहेब ने कहा था कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है कि मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना। तो बहुजन समाज, बहुजन यूट्यूबर्स, बहुजन नेता, बहुजन बुद्धिजीवी लगातार आपको बाबा साहेब की जय जयकार में लगाए रखे, और बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग पर आपको चलना था, वो मार्ग आपको कभी बताया ही नहीं कि क्या मार्ग है। लगातार आपको जो है संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान खतरे में है। जैसे कि आरएसएस आप लोगों के बीच में हमेशा एक प्रोग्राम लेकर आती है कि हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू धर्म बचाओ, हिंदू धर्म खतरे में। ऐसे ही बहुजन नेता आपके बीच में चिल्लाते हैं कि संविधान बचाओ, संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ, संविधान खतरे में है। लेकिन वे कभी नहीं बताते हैं कि अब तक की सरकारों ने इस संविधान को अब तक जो है कितना बदल दिया है, अब तक की सरकारों ने आपके साथ में कितना विश्वासघात किया है। क्योंकि आप जो है संविधान के नाम पर केवल बाबा साहेब आपको याद आते हैं, केवल वो जो किताब है जो बाबा साहेब ने लिखी थी वो याद आती है। आपको संविधान के भीतर क्या आपके हक हैं, अधिकार हैं, क्या प्रोविजंस हैं, वो ना तो आपको पता है, ना आप जानने का प्रयास करते हैं, और ना ही आपका जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो आपको बताने का कार्य करता है। तो साथियों, मैं आपको लगातार इस बारे में आगाह करता आया, और आप मेरे
पिछले किसी भी वीडियो को उठाकर देख लीजिए, मैं लगातार इस बात की चर्चा आप लोगों के बीच में करता आया हूं कि आपका जो मुख्य कार्य है वो है इस देश में सांस्कृतिक परिवर्तन करना। ये SC ST OBC वर्ग जिसे कह रहे हैं, जिसको बाबा साहेब संविधान में जो है 3 वर्गों में बांटते हैं, 3 वर्गों में बांटकर जो है इसको स्थान देते हैं, और उसके बाद 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। बाबा साहेब कहते हैं कि इस देश का जो इतिहास है वो सांस्कृतिक संघर्ष का इतिहास है। एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति है, एक तरफ जो है बौद्ध संस्कृति है। तो बौद्ध संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के बीच का युद्ध है। एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति है जो इस देश को नष्ट करने पर तुली हुई है, जो स्वार्थ की पराकाष्ठा की संस्कृति है, और दूसरी तरफ जो है बौद्ध संस्कृति है जो देशभक्ति की भावना से, राष्ट्रभक्ति की भावना से लबालब है, और जिसमें त्याग ही त्याग है, और एक दूसरे के साथ में परस्पर मैत्री की भावना को जगाने वाली संस्कृति है। तो साथियों, बाबा साहेब हमारे लिए जो है सारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, लेकिन हमारे बहुजन नेताओं की जो जरूरत है वो है उनको MLA बनना है, उनको MP बनना है, उनको सत्ता के केंद्र में नहीं पहुंचना है, उनको आपको सत्ता के केंद्र में नहीं पहुंचाना है, उनको खुद को सत्ता में पहुंचाना है, उनको खुद को जो है MLA MP बनना है। उनका ये एकमात्र लक्ष्य है। इसीलिए वो बाबा साहेब का जो वास्तविक लक्ष्य है, बाबा साहेब का जो वास्तविक जो प्लान है, उनकी जो योजना है, उस पर कभी भी काम नहीं करते हैं, कभी भी चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन लगातार मैं आप लोगों के बीच में इस बात की चर्चा करता रहा हूं, और अगर मैं आप लोगों के बीच में लगातार इस बात की चर्चा करता रहा हूं और आपको जो सामाजिक बेईमान नेता हैं या बहुजन समाज के जो सामाजिक बेईमान बुद्धिजीवी वर्ग है उसके प्रति भी आपको सचेत करता रहा हूं, ऐसा कोई भी बहुजन नेता नहीं है जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा नहीं की हो, जिसके मंशा के बारे में मैंने आपसे चर्चा नहीं की हो। मैंने बड़े से बड़े नेता के बारे में और छोटे छोटे नेता के बारे में आपको स्पष्ट करके बताया है, आपके दिमागों को खोलने का काम किया है। लेकिन ये विडंबना है, क्योंकि आप जो है जिस संस्कृति से निकल कर आए हैं, वो ब्राह्मण संस्कृति, हिंदू संस्कृति, उसमें क्या बड़ा चल रहा है, क्या आकर्षक चल रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत सारी भीड़ है, तो उसी के पीछे चलने की आपको आदत पड़ी हुई है। इसीलिए जब भी किसी भी बहुजन नेता को, किसी भी बहुजन बुद्धिजीवी व्यक्ति को कभी भी कोई कार्यक्रम करना होता है, तो आपको भरमाने के लिए, आपको बहलाने के लिए, आपको फुसलाने के लिए वो बड़ा बड़ा कार्यक्रम करता है, बड़ा मंच लगाएगा, बहुत सारे लोगों को बुलाएगा, बहुत सारे लोगों को बुलाने के लिए वो बड़े बड़े नेताओं को वहां पे मंच पे वक्ता बनाकर बुलाएगा। लेकिन जब भी कोई कार्यक्रम धरातल स्तर पर होता है तब आपकी रुचि उसमें नहीं आती, क्योंकि आप तो किसी ना किसी के फैन हैं, किसी न किसी के भक्त हैं। आप उसको देखना चाहते हैं, आप उसको सुनना चाहते हैं, और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना आप जो नहीं जानते हैं, जिसका फायदा जो है ये लोग उठाते हैं। तो साथियों, इसीलिए जो आरक्षण में आरक्षण का जो मुद्दा हमारे बीच में आया, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जो निर्णय अपना दिया, उसका पहला मकसद ये था कि इस SC ST OBC समाज में, इस वर्ग में एक भेद डाला जाए, एक फूट डाली जाए, जिससे कि ये आपस में लड़ने लगे। अब इस फूट को समझने की जिम्मेदारी, इस निर्णय को समझने की जिम्मेदारी, इस निर्णय का जो लक्ष्य था, जो उसका उद्देश्य था, उसको समझने की जिम्मेदारी बहुजन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर थी, जिसमें बहुजन समाज का बुद्धिजीवी वर्ग बिल्कुल पूरी तरह से फेल हुआ। बहुजन समाज के तमाम वकील लोग पूरी तरह से फेल हो गए, और आपको उनकी जो बाइट अगर आप देखेंगे तो लगातार केवल यही कहते नजर आए कि हमें सुप्रीम कोर्ट का ये जो विभाजनकारी निर्णय है ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, हम इसका विरोध करेंगे, हम इसके लिए आंदोलन चलाएंगे। उसके बाद एक भारत बंद भी बुलाया गया, जो कि आप कह सकते हैं कि सक्सेस रहा है, सफल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी, आज उनको जो है डिसमिस करके आपके उस आंदोलन को भी असफल करार दे दिया है। वो जो निर्णय था उसमें क्या गलत था, क्या सही था, इसको हमें समझना चाहिए। तो उसमें क्या गलत था? गलत ये था कि इसका जो उद्देश्य है वो समाज को तोड़ना है, समाज को बिखेरना है। क्योंकि जो बुद्धिजीवी वर्ग जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो इस बात को समझेगा, इस बात की तैयारी करेगा कि समाज किसी भी तरीके से बिखरे ना, और कोई भी एक्शन लेने से पहले आपस में बातचीत कर कर और समाज को इकट्ठा करके, संगठित करके जब ही कोई आंदोलन की पहल करेगा, तो उसको तो उसने बिल्कुल भी नहीं किया। हम देखते हैं कि बहुजन समाज के नेताओं ने कभी भी समाज को संगठित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। केवल मंच पर भाषण देकर ये आह्वान करना कि SC ST OBC के लोगों इकट्ठे हो जाओ, क्या इस तरह से कोई इकट्ठा हो सकता है? चमार और भंगी समाज इकट्ठा हो जाओ, क्या ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे? क्या ऐसे इकट्ठा हो सकते हैं क्या?
नहीं, उसके लिए हमें जो है एक स्पष्ट योजना बनानी पड़ती है, प्लानिंग देनी पड़ती है, कैडर प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं, लोगों के बीच जाना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है कि हमारा लक्ष्य क्या है और हमारे सामने जो दुश्मन है, जो हमें दुश्मन समझे हुए है, जो हमारा अहित कर रहा है, उसका क्या लक्ष्य है, वो हमसे क्या चाहता है। तब जाकर जो है आपको कुछ सफलता उसमें मिलती है। लेकिन बड़े बड़े मंच लगाकर, बड़े बड़े भाषण देकर, केवल आह्वान करने मात्र से ये सफलता मिलने वाली नहीं थी। तो ये स्पष्ट था, आरएसएस अच्छी तरह जानती थी कि इस समाज का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। ये समाज जो है विभिन्न वर्गों में, विभिन्न जातियों में, विभिन्न समुदायों में बटा हुआ समाज है। इस समाज की कोई एक स्पष्ट योजना नहीं है, कोई एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। तो उसी का फायदा जो है आरएसएस ने उठाया और आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सबसे पहले ये वाला फैसला करवाया। हालांकि इस फैसले में जो आरक्षण की जो बात है, मैं उसके बिल्कुल विरोध में नहीं हूं, क्रीमी लेयर के विरोध में नहीं हूं, क्योंकि इससे जो है हमें किसी तरह का नुकसान नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, इससे हमें किसी तरह नुकसान नहीं है। कहां नुकसान है उसको हमें समझना चाहिए। नुकसान है एनएफएस पर, नॉट फाउंड सूटेबल जो नीति है सरकार की, वो इस आरक्षण के लिए घातक है। यानी कि अगर किसी भी आपने कोई भी कैटेगरी बनाई और सब कैटेगरी बनाई और उस सब कैटेगरी में अगर उन रिक्तियों को भरने के लिए जो आपने नौकरियां निकाली हैं उनको भरने के लिए आप कहते हैं कि कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं पाया, अगर सूटेबल कैंडिडेट नहीं पाया तो इसको आधार बनाकर आप उस सीट को जनरल क्लास में नहीं लेकर जा सकते। इस बात की आपको मांग करनी चाहिए थी। केवल आप अगर एनएफएस के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते तो मैं समझता हूं कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जीत हासिल कर सकते थे। और अगर आप एनएफएस के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जीत हासिल नहीं करते और आप बाकी के फैसले का अगर समर्थन करते तो यहां से दो बातें होती। एक तो ये कि आप एक बड़ा आंदोलन कर सकते थे और दूसरा ये, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के फैसले को स्वीकार कर लेते तो आपका समाज टूटता नहीं, आपके समाज में जहां पर जितना संगठन था वो बिखरता नहीं, वो इकट्ठा होता और मजबूत होता, और वो मजबूत होकर जो है एनएफएस की डिमांड करता। एससी, एसटी, ओबीसी ये तीनों वर्ग मिलकर जो है उस एनएफएस की स्कीम, एनएफएस की जो नीति है उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन करते, आपका संगठन जो है बहुत मजबूत होता। लेकिन विडंबना है कि सत्य को कोई जानता नहीं है और सत्य को पहचानता नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि जब कोई आपको सत्य बताने आता है तो आप उसको सुनते नहीं हैं, आप उसको सुनना भी नहीं चाहते हैं। और जब आप सत्य को नहीं सुनते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, तो असत्य को मानना पड़ता है, आपको असत्य के पीछे जाना पड़ता है और असत्य को मानने के हमेशा गंभीर परिणाम ही होते हैं। आप जो है जो फैन फॉलोइंग करते हैं, कभी प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के फैन बनते हैं, कभी रतनलाल के फैन बनते हैं, कभी ऋषितु के फैन बनते हैं, कभी महमूद प्राचा के फैन बनते हैं, कभी राजेंद्र पाल गौतम के फैन बनते हैं। इन सभी लोगों ने आपको क्या दिया है? मैं लगातार पहले से ही इनके द्वारा धोखा दिया जाने से पहले ही आपको मैंने आगाह किया है कि भाई ये जो है इस बात को कह रहे हैं, इनका लाइफ स्टाइल इस बात का है, इस तरह का है, ये बहुजन समाज का जो लक्ष्य है उसके खिलाफ है, ये बहुजन समाज के आंदोलन के खिलाफ है, ये बहुजन समाज का जो मिशन मूवमेंट है उसके खिलाफ है। आगाह कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है खुद ही समझना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही जांच करनी पड़ेगी। और लगातार मैं एक बात कहता रहा हूं कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश कुछ भी बात कह रहा है मत मानिए, जांच तो कीजिए। जांच करने के बाद अगर आपको लगे कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश की बात में दम है तो उसको स्वीकार कीजिए, मानिए। और तब भी मैं आपको एक बात कहूंगा कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश की बात आपको बहुत अच्छी लगे तो भी एडवोकेट जय भीम प्रकाश का फैन मत बनिएगा। फैन बनना बड़ा खतरनाक है। अपनी बुद्धि का हमेशा इस्तेमाल करते रहिएगा। इसीलिए एडवोकेट जय भीम प्रकाश ने ये जो हीरोइज्म की जो नीति है, इससे आपको बचाने के लिए धम्मपद संघ का निर्माण किया है। ऐसा संघ जिसमें किसी भी एक व्यक्ति के हीरोइज्म के लिए कोई जगह नहीं है, किसी भी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत विचारों के लिए कोई महत्व नहीं है। किसी के पास कोई विचार है, बहुत महत्वपूर्ण विचार है, ठीक है, संघ के सामने प्रस्तुत कीजिए। संघ की जो कार्यकारिणी है वो बैठेगी, उस पर डिस्कशन करेगी, थोरो डिस्कशन चलेगा, उसके प्रॉस एंड कॉन्स, लाभ हानि सब पर डिस्कशन होगा और उसके बाद जो संघ है उस पर निर्णय लेगा। जो निर्णय होगा वो संघीय निर्णय होगा और उसको प्रत्येक को मानना पड़ेगा और इसी तरह से मानना पड़ेगा जैसे कि उसका अपना निर्णय हो, उसकी अपनी राय थी ये जो है। तो इस तरह से जो है इस संघ का निर्माण हो चुका है। इस संघ ने जो है
जो इसका लक्ष्य है वो है भारत को बौद्धमय करना। और भारत को बौद्धमय करने के जो बाई प्रोडक्ट्स होंगे वो होंगे आपकी राजनीतिक सत्ता, आपकी आर्थिक स्वतंत्रता, आपकी सामाजिक जो आंदोलन चल रहे हैं उनकी पूर्ति, यानी कि सामाजिक समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये जो सारे तत्व हैं ये इसके बाई प्रोडक्ट होंगे। यानी कि जब भारत बौद्धमय होगा तो आपको उसके साथ में बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको भारत को बौद्धमय करना पड़ेगा। और भारत को बौद्धमय करने के लिए धम्मपद संघ ने एक स्पष्ट योजना बनाई है, बिल्कुल साफ सुथरी योजना, जो आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे। आपका लक्ष्य है, जितना आपको साफ दिखाई देगा उतना ही आपको आसान होता है उसको भेदने में। इसीलिए धम्मपद संघ ने एक स्पष्ट लक्ष्य तैयार किया। लक्ष्य है भारत को बौद्धमय करना। उसके लिए एक स्पष्ट योजना बनाई, वो है एक सिलेबस तैयार करना, पाठ्यक्रम तैयार करना। 3 भागों में इस पाठ्यक्रम को तैयार किया, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। प्रथम वर्ष का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत साधारण पाठ्यक्रम है, वो हर एक बौद्ध को, हर एक अम्बेडकरवादी को आना ही चाहिए। अगर इतना पाठ्यक्रम कोई भी व्यक्ति याद कर लेगा और परीक्षा देकर पास कर लेगा तो फिर वो ये निश्चित कर सकता है कि वो जहाँ भी उठेगा, जहाँ भी बैठेगा, अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, परिचितों में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, हर जगह जो है बौद्ध धर्म की चर्चा कर सकेगा। चर्चाएं अब भी होती हैं, गली मोहल्ले पर, नुक्कड़ में, चाय की दुकान में, हर जगह चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन अभी हिंदू धर्म चर्चा चलती है, नवरात्र चर्चा चलती है, या दुर्गा पूजा चर्चा चलेगी, रामलीला चर्चा चलेगी, सिखों की चर्चा चलेगी, मुसलमानों की चर्चा चलेगी, बौद्धों की चर्चा नहीं चल पाती है। बौद्ध व्यक्ति वहां खड़ा भी होगा तो भी चर्चा नहीं हो पाती है, क्योंकि उसको बौद्ध धर्म की जानकारी नहीं है। इसीलिए धम्मपद संघ ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए और इस अभाव को मिटाने के लिए ये जो कोर्स है इसका निर्माण किया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अगर आप वास्तव में जो बहुजन समाज का जो मिशन है, आंदोलन है, अगर आप उसकी थोड़ी सी भी समझ रखते हैं या जानना चाहते हैं तो धम्मपद संघ की गूगल मीट की जो ऑनलाइन मीटिंग है उसमें आप जुड़िए और आपके पास जितने भी प्रश्न हैं, संदेह हैं, उनको मिटाइए, प्रश्न कीजिए, पूछिए क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे हासिल होगा। और धम्मपद संघ भी आपको अपने आप से जोड़ने से पहले आपकी भी पूरी जानकारी लेता है कि आपका भी लक्ष्य वही है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपात्र व्यक्ति को संघ में शामिल कर रहे हैं और बाद में जो है वो व्यक्ति हमारे किसी काम ना आए। तो साथियों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये याचिकाएं रद्द की हैं, मुझे बड़ा दुख है। और फिर से मैं वही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था 1 अगस्त का, उसमें जो सबसे बड़ी बुराई थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एनएफएस पर कोई चर्चा नहीं की, एक लाइन भी उसमें एनएफएस नहीं थी। लेकिन बहुजन समाज भी एनएफएस पे चर्चा नहीं कर रहा है और जिस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए उस पर लगातार चर्चा कर रहा है। तो जो काम हमें नहीं करना चाहिए अगर वो काम करेंगे और जो काम हमें करना चाहिए वो काम नहीं करेंगे तो उसका हमें नुकसान उठाना ही पड़ेगा। जय भीम, नमो साथियों।